So hey guys, welcome back to another novel explanation of Renegade Immortal and I hope कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे रूम में होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सो हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वही से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट चैप्टर एंड हुआ था और हमने देखा था यहाँ पे वांग लिन ने दाओइस्ट वाटर को मिटाते साथ ही मोबिंग मेई को जो गॉड सेक्ट था उसकी जिम्मेदारी दे दी थी, जिसके चलते वांग लिन अब यहाँ से सीधा निकल पड़ता है जो कल्टीवेशन अलायंस का जो हेडक्वार्टर है उसकी तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि उसे सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई को जो बचाना था और साथ ही उसे 7 कलर्ड रियलम जो कि सोवरेन का बनाया गया एक ट्राइब है उसे भी मिटाना था। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जो आउटर रियलम के जो लोग थे यानी कि एंशिएंट स्टार सिस्टम के जितने भी लोग थे सोवरेन समेत ये सभी लोग उस बैरियर को तोड़ते साथ ही सीधा अंदर की ओर आ जाते हैं, जहाँ पे इनका सामना वांग लिन से होता है जिसके ऊपर सबसे बड़ा रिवॉर्ड रखा गया था। यहाँ पे वांग लिन सभी को निपटा तो रहा था, साथ ही वो फॉर्मेशन भी जिसके अंदर जो इनर रियलम के लॉर्ड थे उन्होंने अपने जेड को लगा रखा था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे इनर रियलम के थर्ड स्टेप के दो पावरफुल कल्टीवेटर्स आ जाते हैं जो कि आते साथ ही यहाँ पे वांग लिन को बैकअप देना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मास्टर होंगशान होते हैं उनका वो जो स्पेल होता है ना जिसके जरिए से ये लोगों को कंट्रोल कर पाते हैं, लिटरली यहाँ पर थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर्स भी इसकी चपेट में आ जाते हैं, जिसके चलते सभी लोग अभी यहाँ पर उनकी तरफ चार्ज कर देते हैं। वही दूसरी तरफ जो दूसरे मास्टर थे यानी कि मास्टर साउथ क्लाउड वो तो यहाँ पर उस फॉर्मेशन को रिपेयर करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वांग लिन कुछ कर पाता कि तभी वांग लिन को कुछ फील होता है। और अब आगे हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वांग लिन जैसे पीछे पलट के देखता है तो यहाँ पर काफी सारे कल्टीवेटर्स आ चुके थे जो कि इनर रियलम के थे और ये सभी लोग अपने अपने घर को बचाने के लिए यहाँ पर अपनी जी जान लगा देते हैं। लिटरली यहाँ पे मार धाड़ बिल्कुल शुरू हो जाता है। यहाँ पे काफी सारे कल्टीवेटर्स जो कि यहाँ पे प्लान बना के आए थे कि मरूंगा और मार के मरूंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग अपनी अपनी पूरी जी जान लगाकर आउटर रियलम के 10-15 बंदों को ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर उन्हीं के साथ खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते हुए उन्हें भी ले डूबते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनर रियलम और आउटर रियलम के बीच का ये बैटल और ज्यादा गर्माने लगता है और अभी तो जो बड़े बड़े सेक्ट हैं, फिर चाहे वो कॉर्प सेक्ट हो, गॉड सेक्ट हो और जो हेवेंस ब्रेकिंग सेक्ट और घोस्ट सेक्ट जैसे बड़े बड़े बिग सेक्ट को मैदान में उतरना है। इस दौरान वांग लिन जब ये सारा नजारा देख रहा था तो सीलिंग एक्सटरमिनेशन क्लैन के वो जो बंदे थे ना वो अपना चाल चल चुके थे। लिटरली वो लोग अपनी पूरी लाइफ फोर्स को यहाँ दांव पे लगाते हुए वांग लिन की स्पिरिचुअल पावर, ओरिजिन सोल, यहाँ तक कि उसकी जो स्ट्रेंथ थी यानी कि जो बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ थी, लिटरली ऑन द स्पॉट तीनों को ही ये सील कर देते हैं। लेकिन जब ये वांग लिन के ऊपर इस सीलिंग स्पेल को कास्ट कर रहे थे ऑलरेडी वांग लिन ने से भांप लिया था, वो इनकी तरफ भी अपना एक अटैक बढ़ा चुका था। अब वांग लिन देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर किसी ने स्टॉप स्पेल का यूज किया हो, कम्प्लीटली फ्रीज, लेकिन एक गोल्डन कलर के एनर्जी बॉल में जो कि जैसे उसे हर तरफ से सील कर रहा हो। यहाँ पर ये देखकर क्लाउड सी स्टार सिस्टम के जितने भी लोग थे, जितने भी पीछे कल्टीवेटर्स थे, वो सभी लोग वांग लिन के लिए थोड़े फिक्रमंद होते हैं और इस दौरान काफी सारे बड़े बड़े कल्टीवेटर्स वांग लिन के ऊपर हमला भी कर चुके थे। और जो वांग लिन का अटैक था ना वो सबसे पहले उन 3 बंदे जिन्होंने कि वांग लिन के ऊपर सीलिंग स्पेल का यूज किया था उन्हें निपटाता, साथ ही उनके पीछे जितने लोग आ रहे थे उन्हें भी मार देता है। और क्योंकि वांग लिन के ऊपर सबसे भारी भरकम बाउंड्री रखी गई थी तो सब लालच में वांग लिन के ऊपर बहुत अटैक करते हैं। लिटरली अपना वांग लिन खून से लथपथ हो चुका था, लेकिन वांग लिन का जो किलिंग इंटेंट है वो एक पल के लिए भी कम नहीं होता। हालांकि ये बार बार खून की उल्टियां कर रहा था पर हंसते हुए एक ही बात कह रहा था कि तुम सभी लोग मेरे हाथों से मरोगे। यहाँ पे सभी लोग वांग लिन के इस जज्बे को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड थे, पर यहाँ पे ये सब कुछ तो वांग लिन के प्लान का हिस्सा था। और यहाँ पे ग्रैंड मास्टर युन लू जो कि ये सारा नजारा देख चुकी थी उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि वो फ्यूचर को प्रोजेक्ट कर सकती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन पलक झपकते ही इनकी ही ताकत का यूज करते हुए सबसे पहले तीनों सील को पलक झपकते ही डिस्ट्रॉय कर देता है और भाई साहब फुल किलिंग इंटेंट के साथ इथेरियल फ्लेम का यूज करते हुए सामने जितने लोग थे उन्हें निपटा के रख देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आउटर रियलम के लोग थे ना जिन्होंने वांग लिन को कभी देखा भी नहीं था, जब वो ये नजारा देखते हैं इन सब का गला सूख जाता है और ये समझ आते हैं कि क्यों सोवरेन ने इसके ऊपर इतनी भारी भरकम बाउंड्री रखी है। अब वांग लिन यहाँ पर इन सभी से डील करने में लगा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ पे मास्टर होंगशान थे वो उनकी रेंज में आने वाले काफी सारे कल्टीवेटर्स को जैसे तैसे निपटाते साथ ही सीधा ग्रैंड मास्टर युन लू को टारगेट में लेते हैं। बट एज वी नो ग्रैंड मास्टर युन लू ऑलरेडी सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकती है, तो उसने इसके लिए ऑलरेडी जाल बिछा के रखा था और वो उसकी तरफ देखते हुए कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस लायक हो कि मैं तुम्हें देखकर डिफेंसिव पोजीशन में आऊँ? हाँ, तुम्हारे लिए तो मैंने कुछ ऑलरेडी रखा
है। ये कहना ही था कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे आइस क्रिस्टल्स जो है वो यहाँ पर तेजी से आसमान से गिरने लगते हैं और आसपास के जितने कल्टीवेटर्स थे उन्हें यहाँ पे कोल्ड ऑरा फील होने लगती है और साथ ही इन आइस क्रिस्टल्स की चपेट में आते साथ ही वो लोग भी यहाँ पर इंजर्ड होने लगते हैं। और तभी एक बंदा जो कि दिखने में एक यंगस्टर जैसा लग रहा था वो यहाँ पर मास्टर होंगशान के सामने मौजूद था, जो कि एक बर्फ के टीले के ऊपर सवार था। और वो कहने लगता है कि काफी अरसा हो गया हमें आपस में बैटल किए हुए है ना, पर आज मैं पुराने सारे हिसाब बराबर करके रहूंगा। यहाँ पे मास्टर होंगशान इससे पहले कि कुछ समझ पाते कि तभी यहाँ पर इनके ऊपर एक सरप्राइज अटैक हो जाता है और तभी उनके चेस्ट के ऊपर एक बड़ा सा स्कार हम देख पाते हैं और यहाँ पे वो खून की उल्टियां भी करने लगता है। और तभी वो हंसते हुए कहने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि आज तुम भी यहाँ आओगी। आफ्टर ऑल तुम तो एक सेलेस्टियल कॉन्क्यूबाइन बन चुकी थी ना। अब यहाँ पर हम उसी फ्लावर पेटल वाली लेडी को देखते हैं जो कि यहाँ पर सीधा आते साथ ही उस बंदे के बिल्कुल बाजू में खड़ी हो जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका ये सरप्राइज अटैक मास्टर होंगशान को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। इस दौरान काफी सारे थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर भी अब सीधा उन्हीं की तरफ चार्ज करते हैं। तो वही ग्रैंड मास्टर यिनलो सीधा यहाँ पे सेलेस्टियल कॉन्क्यूबाइन को इशारा करती है और यहाँ पे उसका इशारा पाते साथ ही वो यहाँ पर सीधा उसी रियलम सीलिंग फॉर्मेशन के पास जाके खड़ी हो जाती है, यानी कि वो मास्टर साउथ क्लाउड को रोकने के लिए आ चुकी थी। यहाँ पे इनके बीच अलग बैटल चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ बेचारे मास्टर होंगशान काफी सारे लोगों में घिर चुके थे। और इस दौरान यहाँ पर जो आउटर रियलम की दूसरी टोली थी जिनकी तादाद 50,000 से भी ज्यादा थी, यहाँ पर ये लोग भी एंट्री मार लेते हैं। वांग लिन यहाँ पे अपनी आंखें बंद करने लगता है और अपने बैटल इंटेंट को अवेकन करते हुए उसी वर्ड को याद करता है, यानी कि जिसने थर्ड बैटल स्क्रोल को भी बनाया था और उन्होंने यही कहा था कि चाहे जो हो जाए एक सच्चा कल्टीवेटर कभी भी बैटल से डरता नहीं और पीछे मुड़के तो देखता भी नहीं। वांग लिन इसी वर्ड को याद करते हुए यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर्स थे इनर रियलम के जिनका मनोबल काफी हद तक गिर चुका था, वांग लिन इन्हें वापस से इन्हीं वर्ड्स के द्वारा मोटिवेट करने की कोशिश करता है। और तभी वांग लिन यहाँ पर अपनी थंडर पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसके चलते पूरा का पूरा आसपास का एरिया थंडर एनर्जी से बिल्कुल गूंज उठता है। चारों तरफ थंडर ड्रैगन रोर करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी कल्टीवेटर्स थे इनर रियलम के जो कि बैटल करने से कतरा रहे थे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आउटर रियलम के लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं ये लोग अब वो फाइट करने से थोड़ा झिझकना शुरू कर देते हैं और वांग लिन यही चीज नोटिस कर देता है। तो वांग लिन बिना किसी चीज की परवाह किए खुद सबसे पहले आगे जाता है। इतनी डीप इंजरीज के साथ भी वांग लिन, जिसकी बॉडी इस वक्त खून से लथपथ थी, फिर भी अपने स्वॉर्ड को थामते साथ ही बिना रुके लगातार स्लॉटर करना शुरू कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन ने पलक झपकते ही इथेरियल फ्लेम, थंडर पावर, ब्लड स्वॉर्ड और देन सबका यूज करते हुए लिटरली 10,000 से भी ज्यादा लोगों को निपटा दिया था। इतना ज्यादा टेरिफाइंग वांग लिन का ये लुक लग रहा था कि आउटर रियलम के जो बड़े बड़े दिग्गज थे वो भी एक टके से देखते चाहते हैं कि बंदा यार अकेले आउटर रियलम को सिंगल हैंडेडली निपटा रहा है। वाकई में सोवरीन ने कुछ तो इसमें देखा होगा और वो चीज हमने आज देख ली है कि जिसके चलते इसके ऊपर हाईएस्ट बाउंड्री रखी गई है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन का जोश, उसका मनोबल, उसका कॉन्फिडेंट और उसका बैटल इंटेंट देखते साथ ही इनर रियलम के वो कल्टीवेटर्स जो कि डरपोक है, जिनके अंदर बैटल का बी भी नहीं है, अचानक से ये लोग भी जोश में आ जाते हैं कि यार ये जो कि हमसे उम्र में कितना कम है लेकिन फिर भी अकेले वो मैदान में टिका है, तो आखिर हम क्यों मुंह छुपा के भाग रहे हैं। इस दौरान वांग लिन जो कि यहाँ पे अकेले डील कर रहा था, तो वो यहाँ पर अपने डिवाइन सेंस के जरिए से जो इनर रियलम के लॉर्ड है, जिनकी कॉन्शियसनेस का हल्का सा हिस्सा इस फॉर्मेशन के साथ पूरी तरीके से ट्रैप है, तो उसके जरिए से वो कॉन्टेक्ट बनाता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ पर आपके कहने पे आपके लिए फाइट कर रहा हूँ, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। यहाँ पे वांग लिन का ये कहना ही था कि अचानक से एक डिवाइन सेंस चारों ओर फैलने लगता है और जो जो इसे फील करता है उसका गला सूख चुका था। तभी यहाँ पर जाइंट सा जो एक्स था, जो कि यहाँ पे लिटरली लोगों को निपटा रहा था, अचानक से वो भी इस डिवाइन सेंस के चलते फ्रीज हो जाता है। और तभी इनर रियलम के लॉर्ड यहाँ पर उनका ये जो ट्रेजर था, ये जाइंट सा एक्स, उसे कमांड करते हैं और बताते हैं, क्या तुमने सुना नहीं, मेरा इनहेरिटर मदद मांग रहा है, जाओ और जाके इसका हिस्सा बन जाओ और उसके हर एक कमांड को फॉलो करो। यहाँ पर ये आवाज जो कि इनर रियलम के लॉर्ड की थी, ये सुन रही था यहाँ पर जितने भी थर्ड स्टेप के ऊपर के जितने भी कल्टीवेटर्स थे, फिर चाहे वो कॉन्क्यूबाइन हो, मास्टर होंगशान हो, या फिर वो जो आइस ब्लॉक के ऊपर सवार वो नौजवान, यहाँ तक कि मास्टर साउथ क्लाउड भी एक पल के लिए सबके सब फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई सबसे ज्यादा इमोशनल था तो वो थे मास्टर साउथ क्लाउड, क्योंकि यार वो मास्टर है। जिसके बाद वो आगे कहने लगता है कि हेवन स्प्लिटिंग एक्स, आज से तुम्हें इसकी ऑर्डर को फॉलो करना है। अब यहाँ पे कोई और बंदा होता तो जो हेवन स्प्लिटिंग एक्स है, ये शायद कुछ रेजिस्ट करने की कोशिश करता, लेकिन वांग लिन जो कि खुद एक रॉयल ब्लड लाइन का एंशिएंट गॉड है, तो यहाँ पर उसकी ऑरा को फील करते साथ ही ये एक्स बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करता। और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बिल्कुल थॉर की तरह वांग लिन के हाथों में भी वो जो एक्स था वो बिल्कुल उड़ते हुए आके उसके हाथों के बीच में बिल्कुल फिट हो जाता है। और वांग लिन जैसे ही इसे टच करता है ना, तो वांग लिन का जो किलिंग इंटेंट जो कि ऑलरेडी उसके पीक तक पहुंच चुका था, यहाँ पर उस
उसके किलिंग इंटेंट के चलते अचानक से ये एक्स अपनी ऑरा को रिलीज करता है और वांग लिन फुल किलिंग इंटेंट के साथ अपनी मुंडी घुमाता है। उसकी नजर फिक्स हो जाती है यहाँ पे ग्रैंड मास्टर युनलो की तरफ और फॉर द फर्स्ट टाइम वांग लिन इतने ज्यादा किलिंग इंटेंट के साथ अपनी गर्दन को ऐसे झुकाता है और कहता है कि तुम सबसे पहले मरोगी, क्योंकि वांग लिन को कहीं ना कहीं इसके अंदर से ऑल सीर वाली ऑरा आ रही थी। और अगर ये सब कुछ प्रिडिक्ट ना करती तो यहाँ पर जो इनर रियलम के जो लोग हैं वो शायद इतने ज्यादा मारे ना जाते, क्योंकि ये हर चीज प्लान करके आई थी। वांग लिन यहाँ पे तेजी से चार्ज कर चुका था और यहाँ पर इस दौरान उस जो एक्स से एंशिएंट ऑरा भी निकल रहा था वो कहीं ना कहीं वांग लिन की बॉडी भी पलक झपकते अब्सॉर्ब भी कर लेती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन के रास्ते में जो भी आता है वो तो उसके इथेरियल फ्लेम से जल के राख हो जाता है, लेकिन फायर स्पैरो क्लैन का जो ओल्ड एंसेस्टर है वो यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाता है और दांतों को पीसते हुए वांग लिन के ऊपर अटैक तो करता है, लेकिन एक सिंगल स्ट्राइक इस रॉयल एंशिएंट वेपन का और पलक झपकते ही यहाँ पर एक थर्ड स्टेप का जो टॉप 10 का कल्टीवेटर था जिसे की फायर स्पैरो क्लैन के ओल्ड एंसेस्टर के नाम से भी जाना जाता है, उसका काम तमाम हो जाता है। यहाँ पे ये नजारा देखकर हेवन पैलेस का वो एंसेस्टर सेलेस्टियल कॉन्ग की बहन आइस एज वाला लड़का ग्रैंड मास्टर यूलियो समेत इन सब की आंखें ऐसे खुली की खुली रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो इनर रियलम के लोग थे ना वो भी अब वांग लिन को इनर रियलम के लॉर्ड कहते हुए इस बैटल में अपना पूरा दमखम दिखाना शुरू कर देते हैं। ग्रैंड मास्टर यूलियो भी पैनिक करते हुए पीछे हटने लगती है और आसपास जो भी था उससे कहने लगती है कि यहाँ आओ और मुझे सबके सब प्रोटेक्ट करो। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन जो की पागलों की तरह से स्लॉटर करने के लिए आगे बढ़ रहा था, यहाँ भी ये नजारा देखकर जो मास्टर साउथ क्लाउड थे और जो मास्टर होंगशान थे ये लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वापस से पीछे जितनी भी आर्मी के लोग थे इन्हें लीड करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे साथ हमारे इनर रियलम के इस जनरेशन के लॉर्ड हैं, जब तक वो जिंदा है हमें हार मानने की या डरने की जरूरत नहीं है, सभी लोग अपनी पूरी चीज जान लगा दो। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन यहाँ पे अपने कुल्हाड़े का यूज करके ग्रैंड मास्टर को जैसे ही निपटाने वाला था कि तभी यहाँ पर नानदाओ आते साथ ही अपने पॉइजन का यूज करता है, लेकिन वांग लिन उसके पॉइजन के आगे अपने पॉइजनस रिवर को आगे कर देता है क्योंकि उसके उसी फर्नेस के अंदर सील्ड था। यहाँ पे जैसे ही पॉइजनस रिवर आता है ना तो यहाँ पर पलक झपकते ही उसके जो अटैक थे जो कि पॉइजनस अटैक था उसे पूरी तरीके से वांग लिन का ये जो पॉइजन वेव था ना ये पलक झपकते ही इसे डिस्ट्रॉय कर देता है और अगले ही पल इसकी बॉडी को इसके अंदर लपेट में ले लेता है, जिसके चलते एक तेज और दर्दनाक चीख मारते हुए फाइनली यहाँ पर जो मास्टर नानजाओ था उसका काम तमाम हो जाता है। वांग लिन का ये जो पॉइजनस रिवर वाला अटैक था इसके अंदर इसकी सोल भी ट्रैप हो चुकी थी और तभी वांग लिन फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ जाता है और तब तक बाकी के लोग भी आगे बढ़ रहे थे। ये देखते साथ ही वांग लिन यहाँ पे स्पेस की तरफ इशारा करता है और पलक झपकती ही कुल्हाड़ी को बिल्कुल चिल्ला के मारता है और ये अटैक जो कि सीधा ग्रैंड मास्टर युनलो की तरफ बढ़ रहा था और जो बाकी के लोग जो कि वांग लिन की तरफ चार्ज कर रहे थे यहाँ पर उस स्पेस में से काफी सारे मॉस्किटो बीस्ट आते साथ ही इन लोगों को धर लेते हैं। हाँ जी, वांग लिन ने यहाँ पर अपनी मॉस्किटो बीस्ट की आर्मी को मैदान में उतार दिया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर युनलो अपनी पूरी जी जान लगाकर एक शील्ड बना के उस जायंट से एक्स को रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन हेवन स्प्लिटिंग एक्स बता देता है कि आखिर उसे ये नाम क्यों मिला है। अगले ही पल यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर 2 हिस्सों में कट चुकी थी, पर तभी वांग लिन को पता चलता है कि असल में जिसे उसने भी खत्म किया वो तो उसकी क्लोन बॉडी थी। पर वांग लिन क्लोन बॉडी जो कि यहाँ पर नथिंगनेस में डिसअपियर हो रही थी उसके एक छोटे से फ्रेगमेंट को पकड़ते साथ ही यहाँ पर उसके जरिए से फाइनली उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक कर लेता है, यानी कि नेदर गाइड का उसने यूज किया था और यहाँ पे उसकी मेन बॉडी तक जाने का रास्ता वांग लिन को नजर आता है जो कि हल्का सा एक छोटा सा पोर्टल था, लेकिन वांग लिन इसके अंदर से फिलहाल के लिए नहीं जा सकता क्योंकि उसके पीछे इतने सारे लोग उसके भरोसे यहाँ पे बैटल कर रहे हैं। पर इससे सुकून से वांग लिन कैसे जीने दे सकता था, तो वांग लिन यहाँ पर अपने थंडर फायर और यहाँ जी रियलम तीनों के कंबाइन अटैक को आगे बढ़ा देता है और तभी हम ग्रैंड मास्टर युनलो की मेन बॉडी को देखते हैं जो कि इस वक्त खून से लथपथ थी क्योंकि क्लोन बॉडी का इम्पैक्ट उसे फील हुआ था और यहाँ पे तभी उसके पीछे वांग लिन के उस फ्लेम ने उसके पूरे इस पैलेस को ही जैसे आग की लिपटों में घेर लिया था और यहाँ पर वो मन में कहने लगती है कि हमारे एंसेस्टर की कही अब तक की 7 चीजें बिल्कुल सच हो चुकी हैं और जिनमें से 2 ये भी थी कि उसकी मेन बॉडी कोलैप्स होते साथ ही ये जो पूरा का पूरा पैलेस है ये भी आग की लिपटों में घिर चुका होगा, चारों तरफ क्राइसिस का सिचुएशन होगा और तभी यहाँ पे एक लाल कलर की लाइट तुम्हारी तरफ तुम्हें मारने के लिए बढ़ेगी और तब तुम्हें मेरे बोन के इस टुकड़े का यूज करना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वाकई में जी रियलम इसी ओर आ रहा था। अब वो एंसेस्टर के कहे मुताबिक काम करती है, लेकिन उसके एंसेस्टर का ये जो ब्रोकन बोन था ना ये भी वांग लिन के जी रियलम को होल्ड नहीं कर पाता, तो उसे डिस्ट्रॉय करते हुए यहाँ पर इसकी मेन बॉडी के ओरिजिन सोल तक को ये डैमेज कर देता है, जिसके चलते यहाँ पर एक बवंडर सा बनने लगता है और अगले ही पल इसकी सोल भी पलक झपकते ही बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। लेकिन इसका छोटा सा हिस्सा यहाँ पर जो बवंडर बनने लगता है कहीं ना कहीं जैसे उसके अंदर ये फ्यूज होकर यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। अब यहाँ पर उस पोर्टल के जरिए से तो इसकी मेन बॉडी का काम वांग लिन ने निपटा दिया था, तो अब वो बाकी लोगों की तरफ चार्ज करता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे जो
लाइट सेलेस्टियल रियलम के अंडर में बसा समंदर रिवर और जो हमारा ऑल हेवन है जो कि थंडर सेलेस्टियल रियलम के अंडर में बसा हुआ है, यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका भी पूरा का पूरा रीइंफोर्समेंट आके हाजिर हो चुका था। अब समंदर रेन की जो फीमेल कल्टिवेटर्स थी इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि यहाँ पर लड़कों को ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ मास्टर लूफू भी काफी सारे लोगों को लेके यहाँ पे पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ पर वांग लिन के जो मच्छर थे ना, यानी कि उसके जो मस्क्यूटोस थे, ये अलग ही एक्सट्रीम लेवल वाली स्लॉटर कर रहे थे। लिटरली यहाँ पर इनका काम था बस जितने भी कल्टिवेटर्स आते जा रहे ना उन सभी को ऐसे चूस के मार डालो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आउटर रियलम के कुछ लोग हैं वो लोग एक बड़ी सी ट्रूप को लीड करते हुए तेजी से इसी ओर आ रहे थे जो कि वांग लिन होने नहीं दे सकता था। तो वांग लिन सीधा इनके पास पहुंचा था और यहाँ पे आते साथ ही अपनी थंडर पावर, इथेरियल फ्लेम और हेवन स्प्लिटिंग एक्स यहाँ पे तीनों को वो चला के यूज करता है। और ये जो बड़ा सा ग्रुप आ रहा था लिटरली इनके काफी सारे लोगों को वांग लिन बहुत इजीली निपटा रहा था। अब यहाँ पे आउटर रियलम की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता हो चुकी थी। अब यहाँ पे आउटर रियलम के जो बच्चे कुछ थर्ड स्टेप के कल्टिवेटर्स और जो लोग थे वो लोग यहाँ से भागने को देखते हैं, पर तभी एक साउंड इन्हें सुनाई देती है। ये असल में एक गोल्डन कलर का हॉर्न था जो कि यहाँ पर आउटर रियलम से आते साथ ही बजना शुरू हो जाता है, जिसके चलते सभी के अंदर वापस से जोश आने लगता है। और जो अंदर बच्चे कुछ थर्ड स्टेप के कल्टिवेटर थे ना, ये जितना भी अपना जोश जगा ले, जब यहाँ पे मास्टर होंगशान से लेकर जो साउथ क्लाउड है और अब तो मास्टर लूफो और यहाँ तक की सबने रेन स्टार सिस्टम की, तो यहाँ पे बाकी की कल्टिवेटर्स भी आ चुकी थी और सब के सब मैदान में टूट पड़ते हैं, जिसके चलते ये लोग भी कहीं ना कहीं बैटल करने से कतराने लगते हैं। अब ये लोग भागने को जाते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ वांग लिन बॉडी को ऐसा एक्सपैंड कर देता है, यानी कि एंशिएंट गॉड के ट्रू साइज में वो आने लगता है। और यहाँ पर उसकी साइज का एक्सपैंड होते साथ ही जो आउटर रियलम का जो बीच में जो क्रैक था ना आने जाने का, वो यहाँ पर वांग लिन की बॉडी के चलते पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है, यानी कि अंदर का बाहर नहीं आ सकता और बाहर वाला अंदर नहीं जा सकता। यहाँ पे ये नजारा देखते साथ ही इन रियलम के लोगों की जो हिम्मत है वो और ज्यादा बढ़ जाती है और लिटरली अब यहाँ पर जितने लोग अंदर फंसे थे आउटर रियलम के, इनका सुपड़ा साफ करना ये शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे वो जो कॉन्क्यूबाइन थी और वो जो आइस एज वाला बंदा था, वो लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांग लिन के वो जो लीड थे ना वो कम्प्लीटली इन्हें वहीं पे फ्रीज कर देते हैं। अब तभी यहाँ पर मास्टर ब्लू ड्रीम का एक फिगर वांग लिन के सामने अपीयर होता है, जो कि सभी लोग देख के शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ तक कि इनर रियलम के जो बड़े बड़े थर्ड स्टेप के कल्टिवेटर है वो भी जानते थे कि इसकी पावर लेवल कितनी ज्यादा है। लेकिन मास्टर ब्लू ड्रीम वांग लिन की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और कहने लगते हैं कि अगर मेरी बेटी ना होती ना तो मैं कब का तुम्हें निपटा चुका होता, लेकिन बस वही है जिसके चलते मैं तुम्हें आज भी जाने दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगली बार मेरी बेटी के प्रति जो मेरी फीलिंग्स है वो भी मुझे तुम्हें मारने से नहीं रोक सकती, लेकिन तुम बहुत ज्यादा काइंड हो और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान लूं, तो बेहतर यही होगा कि तुम थोड़ा संभल के रहना। अब यहाँ वांग लिन उनकी बात सुनकर पहले ली कियान को याद करता है, पर अगले ही पल वो यहाँ पर अपनी अल्टीमेट फ्लेम यानी कि एंशिएंट बर्निंग अम्ब्रेला इस स्पेल को कास्ट करना शुरू कर देता है, जिसके चलते मास्टर ब्लू ड्रीम को भी उनका जवाब मिल जाता है। पर फिलहाल के लिए वो अपनी बेटी के चलते वांग लिन को कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे मास्टर क्लाउड सी समेत जितने भी लोग इस रियलम सीलिंग फॉर्मेशन में लगे हुए थे ना, ये लोग वांग लिन के दिए गए इस मौके का फायदा उठाकर पीठ पीछे से अपना पूरा काम अंजाम दे चुके थे। और यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन था ये ऑलमोस्ट ठीक हो चुका था, बस इसमें थोड़ा सा जो हल्का सा गैप था ना वो रिकवर होना बचा था। अब यहाँ हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो बर्निंग अम्ब्रेला को ऑलमोस्ट यहाँ पे अनलीश कर चुका था और यहाँ तभी वांग लिन को अपनी नजरों के सामने एक व्हाइट एरो नजर आता है और जैसे ही वो इसे देखता है ना तो उसे यहाँ पर एंशिएंट ऑर्डर यमो की वही मेमोरी हिट होती है, जिसने कि उसकी आंख को उसकी मेमोरी के साथ पूरी तरीके से उसकी बॉडी से अलग कर दिया था। वांग लिन समझ आता है कि ये वही बंदा है, लेकिन इस बार इस तीर का टारगेट था वांग लिन, जो कि तेजी से इसकी ओर चल चुका था। अब यहाँ पे उस बंदे को देखते साथ ही सभी लोग कह रहे थे कि जरा देखो, मास्टर सोवरीन का कोर डिसाइपल आ चुका है, ये फैंग यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन काफी ज्यादा पैनिक कर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये जो तीर है ये कितनी ज्यादा खतरनाक है, जो कि और यहाँ जहाँ से वो गुजरती है वहाँ की चीज जैसे कम्प्लीटली कुछ पल के लिए फ्रीज हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फॉर्मेशन जो कि अब पूरी तरीके से हील होने की कगार पे आ चुका था, अचानक से यहाँ पर इसकी ऑरा चारों ओर फैलती है, यानी कि इस एरो की, और जिसके चलते इस फॉर्मेशन का वो छोटा सा गैप भी वो भी ऐसा लग रहा था मानो कि इस ऑरा के चलते पूरी तरीके से रुक चुका हो। यहाँ पे वांग लिन जानता था कि वक्त बहुत कम है, तो वो यहाँ पर अपने एंशिएंट ऑर्डर को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है, जिसके चलते यहाँ पे एंशिएंट ऑर्डर का वही इल्यूशनरी फिगर जो कि देखने में किसी रेड कलर का जायंट स्कल जैसा दिख रहा था, अचानक से वांग लिन इसके साथ अपनी बॉडी को फोर्सफुली कंबाइन करते हुए यहाँ पर वांग लिन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और सीधा उस तीर को अपने हाथ से ही रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो इम्पैक्ट वांग लिन को फील होता है, वांग लिन खून की उल्टियां करने लगता है। अब यहाँ पर हम ये फैंग को देखते हैं जहाँ पर इसकी काफी ज्यादा ऑरा अब्सॉर्ब हो चुकी थी, लेकिन वो चला के दूसरे भी एरो को अब वांग लिन की तरफ थ्रो करने लगता है। पर तब तक वांग लिन के सामने वही बंदा अपीयर होता है जिसने कि वांग लिन से कहा था कि अगर आप मेरे सील को पूरी तरीके से हटा दो तो मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा और आप जो कहोगे मैं वो करूंगा, यहाँ तक कि इनर रियलम के लिए फाइट भी करूंगा। और अब यहाँ पे
वही बंदा, यानी कि जो कि एक ऐसा बीस्ट है जो कि ह्यूमन का भी फॉर्म ले सकता है। नाम है टाई यालू। और अब ये वांग लिन की तरफ देख के स्माइल करता है और कहने लगता है कि मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं आपको 3 सांसों जितना बैकअप दे सकता हूँ। अब यहाँ पर वो अपनी पूरी जी जान लगाकर दूसरे अटैक को रोकने में आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन यहाँ पे अपनी एंशिएंट पावर को गैदर करते हुए उसमें अपना ब्लड ड्रॉप ऐड करता है, साथ ही यहाँ पे अपनी फ्लेम का यूज करते हुए फाइनली इससे पहले वाले तीर को वो निपटा चुका था। और अब यहाँ पर जो टाई यालू था उसकी वजह से वांग लिन दूसरे वाले तीर को भी अब यहाँ पर खत्म करने के लिए प्रिपेयर होता है। अब यहाँ पे वांग लिन इस हद तक वीक हो चुका था कि उसे नीदर बीस्ट की जो वेटिलिटी है उस तक का यूज करना पड़ जाता है ताकि वो अपनी उस बर्निंग अम्ब्रेला को ओपन कर पाए, क्योंकि वांग लिन की अपनी वेटिलिटी इतनी दी थी कि वो इस बर्निंग अम्ब्रेला को ऑलमोस्ट 30% तक ओपन कर पाए। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन जैसे तैसे करके उसे डिस्ट्रॉय तो कर देता है उस सेकंड एरो को, लेकिन जो इम्पैक्ट था वो काफी तगड़ा वाला था। आसपास के लोग भी इसे फील कर पाते हैं और वांग लिन से जब ये टकराता है उसकी इंजरीज पहले से और ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन को इस बंदे के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो बंदा समझ चुका था कि फिलहाल के लिए वो इस बंदे को नहीं निपटा सकता, यानी कि वांग लिन को। पर यहाँ पे जाते हुए वो सब के सब पूरे के पूरे इनर रियलम को उंगली करता हुआ चला जाता है। बेसिकली वो यहाँ पर अपने इसी ट्रेजर के ऊपर काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा था कि मेरा ये जो किंग बाउ है, यानी कि ये जो धनुष है, इसके ताकत का नमूना तो तुमने देख लिया है, लेकिन अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें मुझसे फाइट करना होगा। फिलहाल के लिए कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं बोलता, लेकिन तभी वांग लिन कुछ फील करता है। वो देखता है कि उसकी तरफ एक जाइंट सा फिस्ट जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे करके ये फिस्ट अपने सारे मुट्ठी को खोल लेता है। अब ये बहुत ही बड़ा जाइंट सा हैंड प्रिंट का शेप ले लेता है। ये देखते साथ ही सबके सब समझ आते हैं कि अगर ये यहाँ हमसे टकराया ना तो यहाँ पर पूरा का पूरा क्लाउड सी जो है आधा ऑन द स्पॉट तबाह हो जाएगा। यहाँ पे वांग लिन और बाकी सब मिलकर एक कंबाइन अटैक करते हैं, जिसके चलते वो इस हैंड प्रिंट को डिस्ट्रॉय तो कर पाते हैं, लेकिन वापस से ये रीजनरेट होने लगता है। और तभी वांग लिन समेत यहाँ मौजूद सभी को एक तेज दहाड़ सुनने को मिलती है और आउटर रियलम के लोग देख पा रहे थे इनर रियलम से कोई बहुत बड़ी सी चीज उड़ती हुई इसी ओर आ रही है। लेकिन जब ये गौर से देखते हैं तो ये बहुत बड़े बड़े जाइंट प्लैनेट्स हैं जो कि आते साथ स्पाम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और तभी यहाँ पर सोवरीन फॉर द फर्स्ट टाइम इतने सारे लोगों के बीच में अपीयर होता है, जिसे देखकर वांग लिन पहचान जाता है। और तभी सोवरीन हाफते कांपते कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मारे गए होगे, हाँ, और तुम तो जिंदा हो। जिसपे वो आवाज उससे कहने लगती है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और जैसे मैंने परसों पहले तुम्हें पीटा था तुम्हारे 5 मास्टर के साथ, आज भी तुम बिल्कुल उसी जगह पर हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक अटैक करता है जहाँ पे वही वांग लिन के फिश इन द मून की तरह ही इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है उसे यूज तो करता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उस बंदे ने जो ये प्लेनेटरी लेवल का अटैक किया था ना, जब वो उसका आखिरी अटैक इसके ऊपर करता है तो यहाँ पर इसका स्पेल समेत सोवरीन का एक हाथ और बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और तभी यहाँ पर एक व्हाइट ड्रॉप वाला फिगर सामने मौजूद प्लेनेट के ऊपर अपीयर होता है, जो कि आते साथ ही यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और तभी यहाँ पर उसकी आईज ग्लो करने लगती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वही बंदा है कि जिसने बैटल स्क्रोल को बनाया था। अब तुम लोग कमेंट में बताओगे कि इसका नाम क्या है। अब जैसे ये बंदा अपीयर होता है तो यहाँ पर उसका बैटल इंटेंट चारों ओर फैल जाता है। वो कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मेरे ही सामने ली फैमिली के स्ट्रेचर को बाहर निकाल कर मुझे ललकारो। यहाँ पे उस बंदे को देखते साथ ही सोवरीन पसीने में नहा जाता है और वो हकलाते हुए कहने लगता है कि तुम ओल्ड मास्टर ज़ियान, आखिर तुम जिंदा कैसे हो। यहाँ पे ओल्ड एंसेस्टर ज़ियान कहने लगता है कि मैं नहीं मर सकता जब तक कि मैं तुझे न मार दूं। पिछली बार मुझे मौका नहीं मिला और तू डर के मारे भाग के चला गया, वरना मेरे बस में होता और तू मेरी टेरिटरी के अंदर बस अपना एक कदम रखता ना, मैं कब का तेरी बॉडी को नथिंगनेस में बदल देता। अब यहाँ पे सोवरीन समझ चुका था कि यहाँ रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं, तो वो यहाँ से अपने सारे के सारे लोगों के साथ निकलना शुरू कर देता है। और यहाँ पे वो जो जायंट सा जो धनुष था ना, यहाँ पे जो ओल्ड मास्टर ज़ैन थे वो यहाँ पे इसे काफी अच्छे से देखते हैं। वो काफी बार इसके ऊपर अपना डिवाइन सेंस डाल के इसके ऊपर अपना इम्प्रिंट छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार ये पूरी तरीके से नाकाम हो जाते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि इस ट्रेजर का अपना एक विल है और सिर्फ जिसे ये चुने वही इसे चला सकता है, वरना कोई और अगर इसे फोर्सफुली यूज करना चाहे तो इसे चलाने के लिए फ्यूल लगेगा। और फ्यूल था उसके ओनर की वेटेलिटी, यानी कि जो भी इसे चलाएगा उसकी वेटेलिटी फिर ड्रेन होने लगेगी। अब फिलहाल के लिए सारे के सारे लोग यहाँ से पीछे हटने लगते हैं और ये जो बैरियर था इनर और आउटर रियलम का ये अचानक से धीरे धीरे करके वापस से रिपेयर होने लगता है। लेकिन तभी वांग लिन की नजर इसी धनुष पे पड़ती है और यहाँ पर ये जो धनुष था ये अचानक से वांग लिन के आसपास से कुछ फील करता है, तो वो यहाँ पे इसके काफी करीब आ चुका था। तो वांग लिन भी बिना किसी देरी किए इसे अपना बनाने के लिए अपने हाथ को बढ़ा लेता है, लेकिन जैसे ही उसकी बस एक उंगली से टच होती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका रेजिस्टेंट जाग जाता है। और यहाँ पे वांग लिन को काफी ज्यादा पेन भी हो रहा था और लिटरली यहाँ पर वांग लिन की जो अपनी वेटेलिटी है वो भी धीरे धीरे करके ड्रेन होने लगती है। और तभी वांग लिन की जान को खतरा महसूस करते साथ ही नीदर बीस्ट जो कि इसे अपने बिल्कुल पेरेंट्स की तरफ मानती है वो ऑन द स्पॉट यहाँ पे आ जाती है। आते साथ ही उसे लग रहा था कि सारी फसाद की जड़ ये ट्रेजर ही है, तो वो इसी के डायरेक्शन में अटैक कर देती है। अब नीदर बीस्ट जो कि इतनी ज्यादा मैसिव है और अगर वो कोई डिस्ट्रक्शन अटैक करे तो सोचो उसका इम्पैक्ट कितना तगड़ा वाला
वाला होगा। और तभी वांगलिन की हालत को बिगड़ता देखते साथ ही यहाँ पर नीदर बीस्ट हड़बड़ाहट में कुछ भी नहीं देखते और बस चुपचाप वांगलिन को अपने मुंह के अंदर भर लेती है। उसे ये लग रहा था कि शायद वो इसे यहाँ से अगर दूर ले जाए तो शायद ये बच जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पलक झपकते ही सबकी नजरों के सामने से इतना बड़ा बीस्ट पलक झपकते ही यहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। अब यहाँ वो जो डिस्ट्रक्शन हो रहा थी ना, जो कि एक बहुत बड़े से तूफान जैसा दिख रहा था, यहाँ पर हम देखते हैं कि लिटरली पूरे के पूरे बैरियर के साथ आउटर रेलम के कई बड़े बड़े इलाके को ये पूरी तरीके से चकनाचूर कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तबाही हुई थी, लेकिन इस बैटल में सबसे ज्यादा लॉस अगर किसी को हुआ था तो वो था आउटर रेलम। और यहाँ पे आउटर रेलम के लोग पीछे नहीं हटते, बल्कि उन्हें तो अपने प्रियजनों का बदला लेना था। जितने लोग भी इनके मारे गए हैं उनके लिए अब ये लोग लड़ने वाले थे, लेकिन सोवरीन कहने लगता है कि हमें पहले प्रिपेयर होना होगा। तो फिलहाल के लिए सभी यहाँ से जा चुके थे और जो बाकी बचे लोग थे जो कि इनर रेलम में फंसे हुए थे आउटर रेलम के, वो तो उसी फोर्स के चलते मारे जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि कहानी 1 महीने आगे जाती है, क्योंकि दोनों रेलम से यहाँ पे बैटल की तैयारियां कर रहे थे। और अब यहाँ पे इनर रेलम के ब्रिलियंट वॉइड सेक्ट से लेकर गॉड सेक्ट, घोस्ट सेक्ट, डीमन सेक्ट, जो लोग भी पहले वॉर में नहीं आ पाए थे वो लोग दूसरे वॉर के लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पर वांगलिन काफी ज्यादा चर्चा का विषय था, उससे भी ज्यादा ये कि उसके पास एक नीदर बीस्ट है जो कि उसे यहाँ पर मुंह में भरते साथ ही गायब होकर कहाँ है किसी को नहीं पता। और तभी रेन सेलेस्टियल रेलम के ऊपर जब ये खबर वांगलिन के लोगों को मिलती है, यानी कि जोरू, सीतुनन और 13 और बाकी सब, यहाँ पर भी इन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था। और यहाँ 13 सब कुछ छोड़ छाड़ के बिना बताए यहाँ से चुपचाप सबसे पहले निकल जाता है। और वांगलिन सीतुनन के लिए छोटे भाई जैसा है, तो वो भी पीछे कैसे रहता, वो भी यहाँ से निकल चुका था। लिटरली वो वांगलिन के गम में इतना पागल हो चुका था कि इसने सब कुछ छोड़ दिया था। काफी दिन तक उसे दुख होता रहा क्योंकि उसे रूमर्स ही ऐसे पता चल रहे थे, और उस जैसा इतना टफ गाय भी रूमर्स सुन के ऐसे इमोशनल हो जाए, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। एंड में वो डिसाइड करता है कि नहीं, मैं ऐसे यहाँ पे बैठ कर शोक नहीं मनाऊंगा, मुझे मेरे भाई को ढूंढना है। यहाँ पे जोरू भी उसका साथ देती है और ये लोग अपने रास्ते निकल जाते हैं। ऐसे ही करके जो लोग भी वांगलिन से कनेक्टेड थे वो लोग भी उसे ढूंढने के लिए यहाँ से निकल चुके थे। यहाँ पे 1 महीना और गुजरता है, सारे लोग यहाँ पे निकल पड़ते हैं, यहाँ तक कि लिटरली वांगलिन के ये जो मस्कीटो बीस्ट थे वो भी यहाँ चप्पे चप्पे की तलाश कर रहे थे। अब वांगलिन को यहाँ से गायब हुए ऑलमोस्ट 2 महीने का वक्त हो चुका था। और तभी हमें अलायंस स्टार सिस्टम के एक बहुत ही आइसोलेटेड इलाके का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक छोटे से चट्टान की जो गुफा थी उसके पथरीले टीलों के बीच में एक छोटी सी मधुमक्खी बैठी हुई थी। और ये और कोई नहीं बल्कि नीदर बीस्ट है, जो कि यहाँ पर तब से दुबक के बैठी हुई है। और इसके पेट में, जैसा कि हम जानते हैं कि अलग ही वर्ल्ड और अलग ही टाइम, और जैसा कि हम जानते हैं कि इसके पेट के अंदर एक अलग ही स्पेस एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर एक छोटे से चट्टान के ऊपर वांगलिन की बॉडी पड़ी हुई थी और एक बंदा उसे यहाँ वहाँ ऊपर नीचे से मारना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है मैं यहाँ का कौन हूँ, तुम मेरा गुलाम हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मेरे सामने ऐसे पड़े रहने की। यहाँ पे हमें पता चलता है कि असल में वही बंदा है जो कि वांगलिन जब नीदर बीस्ट को पूरी तरीके से ट्रैप कर रहा था तो उसके मुंह के अंदर वांगलिन ने इस बंदे को देखा था और बेसिकली नीदर बीस्ट ने गलती से इसे पूरी तरीके से मुंह में भर लिया था और बेचारा यही पे तब से रह गया। अब तभी ये थक हार के वांगलिन की तरफ देखकर हंसने लगता है और कहने लगता है कि चलो अच्छा है, तुम एक बार रिकवर कर जाओ, फिर मैं ना तुमसे खूब अपनी सेवा करवाऊंगा। वैसे भी मैं अकेले रह रह के बोर हो गया हूँ। अब यहाँ पर 1 हफ्ता बीत जाता है। धीरे धीरे वांगलिन की वो जो इंजरीज थी उस धनुष को पकड़ने की वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि वो भी आधे से ज्यादा रिकवर हो जाती है। और तभी ये बंदा उसके पास रोज आके बैठता है और यहाँ पे किसी मल्टीपल डिसऑर्डर वाले बंदे की तरह अलग अलग कैरेक्टर का रूप लेते हुए अलग अलग बातें करने लगता है। इस दौरान कभी ये खुद को राजा बताता है और वांगलिन को स्लेव, और उस पर दे दनादन अटैक करने लगता है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जिस टाइप की ये स्पेल का यूज कर रहा है ना इस वक्त वांगलिन के ऊपर, भले ही इसको होश नहीं कि आखिर ये कौन है, लेकिन अगर कोई खास टाइप का कल्टीवेटर ये सारे अटैक अपने ऊपर लेता तो सिंगल स्ट्राइक ही उसे मार के खत्म कर सकती है। अब गाइस अंदाजा लगा लो कि ये बंदा कौन है और नीदर बीस्ट ने कहीं ना कहीं वांगलिन के लिए कितने बड़े ट्रेजर को अपने अंदर छिपा रखा है। अब यहाँ पे ये बंदा जब बार बार बातचीत करता रहता है तो कहीं ना कहीं हर बार ये बार बार ली फैमिली का जिक्र करता है और धीरे धीरे इसका ये पागलपन लगातार बढ़ता ही जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि इतने सारे अटैक करके भी इसका मन नहीं भरता, तो यहाँ पर वो अपने बहुत ही पावरफुल स्पेल यूज करता है, जिनमें से एक बर्निंग अम्ब्रेला और जो गॉड सेक्टर सिग्नेचर अटैक यानी कि वॉर प्रिंट, इन जैसे अटैक को भी वो एक साथ चल देता है। लेकिन यहाँ पे वो जानता था कि वो इस बंदे की बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। वैसे भी इसके अलावा ये दूसरा इंसान है जो कि यहाँ पे वो देख पा रहा है, तो बस वो यहाँ पर अपना नाटक करता रहता है। बट हाँ, ये जो सारे स्पेल्स थे ना ये बहुत ही तगड़े थे। इस दौरान यहाँ पर ये रोज आता, रोज अपनी नौटंकी करता, लेकिन वांगलिन अभी भी अनकॉन्शियस होकर वहाँ पे पड़ा था और उसकी बॉडी बस रिकवरी पे फोकस कर रही थी। पर तभी यहाँ पर एक दिन इस बंदे की नजर यानी कि इस ओल्ड मैन की नजर पड़ती है उसी धनुष के ऊपर जो कि वांगलिन के बिल्कुल हाथ के नीचे मौजूद था। और जब जब इस धनुष को वो देखता है ना तो इसके और ज्यादा सटक जाती है और वो बस यही कहने लगता है कि ली कोन ने आज तक ये धनुष मुझे नहीं दिया और ना ही किसी को हाथ लगने दिया, तो इतना पावरफुल ट्रेजर आखिर किसी और के पास कैसे आ सकता है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि एशियन नेशन का ये बंदा यहाँ पे आया तो आया कैसे। क्या
एंशिएंट नेशन वो क्या है, आखिर मेरे मुंह से ये नाम क्यों निकला। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लिटरली पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका था। अब यहाँ पे इसके आसपास इसका एक इमेजिनरी कैरेक्टर हुआ करता था जैसे कि ये लिटिल लिन कहा करता है। वो कहने लगता है कि लिटिल लिन तुम बता सकते हो कि आखिर मैंने अभी ऐसा क्यों कहा। खैर छोड़ो, तुम्हें कहाँ से पता होगा, पर हाँ मुझे इस लड़की को जल्द से जल्द ठीक करना है क्योंकि मैं अकेला यहाँ पे बोर हो रहा हूँ और तुम भी तो बोर हो रहे होगे ना। चलो आज इसे एक और बार अपना ब्लड दिया जाए। अब यहाँ पे वो अपना थोड़ा सा ब्लड वांग लिन को दे देता है और कहने लगता है कि लिटिल लिन एक बार ये ठीक हो जाए ना तो इसके जरिए से मैं एंशिएंट नेशन में जाऊंगा और सबको मिटा के रख दूंगा। और मैं उन्हें मिटाऊंगा क्यों, लेकिन लिटिल लिन मुझे यहाँ से जल्द निकलना ही होगा और मेरे स्लेव जल्द से जल्द मेरा ब्लड पियो क्योंकि मैंने अपना ब्लड किसी को नहीं दिया। यहाँ तक कि काफी सारे रॉयल फैमिली के लोगों ने भी मांगा। तुम्हें क्या पता कि जिसका ब्लड इस वक्त हमारी बॉडी अब्सॉर्ब कर रही है उसका ब्लड कितना ज्यादा कीमती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये रोज ये हरकत करके चला जाता आता है, ड्रामा करता है और वांग लिन के मुंह में थोड़ा सा ब्लड डालता है। अब यहाँ पे ऐसे ही ये प्रोसेस अगले 2 हफ्ते तक चलता रहता है और यहाँ वांग लिन धीरे से पर रिकवर कर रहा था। लेकिन यहाँ पे कमाल की चीज ये होती है कि वांग लिन का जो ब्लड लाइन है ये पूरी तरीके से चेंज होने लगती है क्योंकि उसके अंदर जो एंशिएंट गॉड की ब्लड लाइन है एक तरफ वो यहाँ पर अपना फुल पोटेंशियल दे रही थी तो वहीं दूसरी तरफ ये बंदा जो कि उसे अपना ब्लड दे रहा था। लेकिन दोनों ये जो ब्लड थी ना ये वांग लिन को कुछ भी हार्म नहीं करना चाहती थी, जिसके चलते यहाँ पे धीरे धीरे करके जैसे ये हल्का हल्का कोऑपरेट करते हुए आपस में ही जैसे फ्यूज होने लगती है। अब यहाँ पे क्योंकि वांग लिन ने वो जो धनुष था उसके सारे रेजिस्टेंट फोर्स को यानी कि उसकी जो नेगेटिव विल पावर थी उसे पूरी तरीके से अपने ऊपर झेल लिया था, जिसके चलते उसे इतनी बड़ी इंजरी भी हुई। तो कहीं ना कहीं जब यहाँ पे इस धनुष की कॉन्शियसनेस वापस आती है तो यहाँ पर वांग लिन को वो ऑलरेडी अपना मास्टर मान चुका था। अब यहाँ पे वांग लिन के अंदर 2 टाइप की ब्लड लाइन थी और यहाँ पे दोनों अपना अलग अलग काम करती है। लेकिन यहाँ पे ये जो ब्लड जो कि इस बंदे ने डाला था वो एक ट्रू सेलेस्टियल का प्योर ब्लड था, इतना ज्यादा प्योर कि इससे प्योर ब्लड लाइन वाला हमने आज तक किसी सेलेस्टियल को देखा ही नहीं सिवाय उन सेलेस्टियल एम्परर्स को छोड़ के। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगले 1 हफ्ते तक ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन ये बंदा जैसे ही अगली बार आता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पे वांग लिन की छाती पे चढ़ जाता है और कूदते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम हील क्यों नहीं हो रहे हो। हाँ मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें मेरा स्लेव बनके मेरे साथ खेलना है, तुम हील हो जाओ, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। हाँ मैंने ऑलरेडी तुम्हें बहुत सा ब्लड दे दिया है, अब इससे ज्यादा मैं दे नहीं सकता। तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, मेरे बिग ब्रदर ने मुझे ऑलरेडी बताया कि हमारा ब्लड बहुत ज्यादा रेयर है। अब तभी यहाँ पर ये सारी चीजें भूल जाता है। वो कहने लगता है कि अच्छा लगता है कि तुम्हारे लिए ना मेरा नॉर्मल ब्लड ठीक नहीं, सबर, मैं तुम्हें उठा के ही रहूंगा और मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा भी। ये कहते हुए वो यहाँ पर अपने हार्ट से उस पर फोर्सफुली उसके अंदर से जो कोर ब्लड होता है ना जो कि गोल्डन कलर की लिक्विड जैसा दिख रहा था वो उससे निकालता है। जैसे ही इसकी 3-4 बूंद वो वांग लिन के बॉडी के वजह से ऊपर से गिराता है ना तो ये सीधा वांग लिन के बोन मैरो की तरफ अटैक करती है। बेसिकली इनका पर्पस ये था कि इसके अंदर जितनी भी एंशिएंट ऑर्डर वाली जो ब्लड लाइन है ना उसको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाए और वांग लिन एक प्योर एंशिएंट सेलेस्टियल बन जाए। अब इस प्रोसेस के दौरान वांग लिन को हल्का हल्का सा कॉन्शियसनेस आ चुका था पर पेन इतना ज्यादा था कि वांग लिन एक लफ्ज नहीं कह पाता। वांग लिन यहाँ पर दर्द के मारे कांपने लगता है, उसकी बॉडी इतनी बुरी तरीके से कांपने लगती है कि एक पल को तो ये जो बंदा था जो कि 1 नंबर का पागल है उसे यहाँ पर ये देखकर और मजा आ रहा था तो वो और ज्यादा उसे ब्लड देने लगता है। अब यहाँ पे कहने लगता है कि क्यों ना मैं तुम्हें अपना लाइफ एसेंस ही दे दूं, जिसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसे फट से मेरे सामने उठ के बैठ जाओगे। अब वो बिल्कुल यही करता है लेकिन लाइफ एसेंस बहुत 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 ज्यादा रेयर होता है, जिसके चलते जैसे ये हल्का सा यूज करता है और वांग लिन के बॉडी में से ट्रांसफॉर्म करता है अगले ही पल ये अनकॉन्शियस होकर वहीं पे लुढ़क जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन की पूरी बॉडी सर से लेकर नीचे तक इसमें चेंजेस आने लगते हैं, यहाँ तक कि उसके फायर और जो थंडर इन दोनों पावर्स में भी काफी ज्यादा चेंजेस आने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन की जो दोनों आईज थी जिनमें कि हम इनके सिंबल को देख पाते हैं, एक में फायर एक में थंडर, लेकिन ऑन द स्पॉट ये सब के सब कोलैप्स होते साथ ही इनकी जगह पर बस यहाँ पे 2 सिंबल नजर आते हैं और जिनमें से एक था गोल्डन थंडर और दूसरा था यहाँ जो वांग लिन की यहाँ पर 9 कलर्ड फ्लेम्स थे। अगर तुम्हें अच्छे से याद हो जहाँ पे वांग लिन ने अपने परमिलियन वर्ड को 4th लेवल तक अवेकन किया था तो उसके बाद से वो जो 9 कलर्ड फ्लेम थे अचानक से ये सब के सब यहाँ पे कोलैप्स होते साथ ही डिसअपियर हो चुके थे। लेकिन तभी एक तेज रोशनी उसकी आंखों में नजर आती है और तब उसकी आंखों में जन्म लेता है गोल्डन फ्लेम। बेसिकली ये कहना गलत नहीं होगा कि वांग लिन का ओरिजिन धीरे धीरे चेंज हो रहा था, वो एक ट्रू सेलेस्टियल बन चुका था और जैसा कि सेलेस्टियल का अपना एक कलर, अपना एक पहचान और अपना एक अटैक होता है तो यहाँ पर बेसिकली प्योरली वांग लिन के पास इस वक्त सेलेस्टियल फ्लेम और सेलेस्टियल थंडर मौजूद था। इस वक्त वांग लिन की जो सेलेस्टियल ब्लड लाइन अंदर बन रही थी ना वो सबसे ज्यादा प्योरेस्ट ब्लड लाइन में से एक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एंशिएंट ऑर्डर इनहेरिटेंस और जो एंशिएंट गॉड की जो ब्लड लाइन है वो वांग लिन के साथ काफी वक्त से रही है तो अब यहाँ पर वो वापस से रेजिस्ट करने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो सेलेस्टियल की ऑरा थी और जो ब्लड था वो कई गुना ज्यादा था, जिसके चलते बेचारे को हर बार ये लोग सप्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वांग लिन काफी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में बन चुका था क्योंकि अगर उसे ट्रू फॉर्म को अचीव करना है तो किसी को चूज करना ही होगा और वक्त रहते करना होगा। लेकिन ये जो ओल्ड मैन था ना
इसकी सटक चुकी थी। यहाँ पे ये किसी बच्चे की तरह आकर वहाँ इनका से घूंसे मारने लगता है और फिर उसके बालों को पकड़ते हुए कहने लगता है कि देख, तुझे नहीं जागना तो मत जाग, लेकिन मैंने अपना कितना सारा ब्लड, कितना सारा वक्त तुम पे लगाया है, तो तुम्हें समझ भी आ रहा है कि आखिर मैं हूँ कौन। यहाँ पे लिटरली वो उसे लात घुसे मुक्के सब कुछ मारने के बाद, फ्रस्ट्रेशन निकालने के बाद यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते हुए कहने लगता है कि लिटिल लिन, मेरे दिमाग में ना एक तरीका आ रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे दूं या ना दूं। क्या कहा? मैं जो करता हूँ वो हमेशा सही होता है। क्या बात कही तुमने। आ जाओ फिर इस पे वापस से मेहनत करते हैं, क्योंकि इससे तो मुझे जिंदा करना ही है। अब तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कुछ पैटर्न्स को बनाता है, जो कि फिर आगे चलकर एक रूल का शेप ले लेती है, और यहाँ पर इसे कंप्लीट करने के लिए वो अपने एक हाथ को सीधा यहाँ पर पलक झपकते उखाड़ चुका था। उसका काफी सारा ब्लड इसके अंदर डालने लगता है, और फिर यहाँ पे जो पैटर्न बनता है वो वांग लिन की बॉडी को इसके साथ बिल्कुल कंबाइन कर देता है, और फिर पागलों की तरह हंसते हुए कहने लगता है कि देखा मैं कितना होशियार हूँ, मैंने 3 एंशिएंट सेलेस्टियल प्रिंट को भी यूज कर दिया। हाँ, पर तभी वो अचानक से रुक जाता है और फिर कहने लगता है कि अरे नहीं, अब तो बिग ब्रदर मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। पर मुझे वो क्यों नहीं छोड़ेगा? लिटिल लिन, बताओ मैंने आखिर क्या किया? और उन्होंने कहा था किसी को ब्लड भी नहीं देना और ना ही ये प्रिंट, क्योंकि ये दोनों चीजें किसी गलत इंसान के हाथ लग गई। पर ये गलत नहीं है, पर मुझे मना क्यों किया? अच्छा, तो मैं फालतू में सोच रहा था, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अच्छा, मैं समझ गया, उन्होंने असल में ये कहा था कि मुझे देना है किसी को, है ना? लिटिल लिन, तुम भी मानते हो ना कि मेरी याददाश्त कितनी ज्यादा अच्छी है। हाँ, तभी ये वापस से उसी कंफ्यूजन वाले स्टेट में पहुंच जाता है, कहने लगता है कि नहीं, कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रहा है। वरना मेरा भाई ये क्यों कहता है कि चाहे मर भी जाओ लेकिन फिर भी ये चीज नहीं करनी। पर क्या नहीं करनी? हाँ, ये चीज किसी को देना नहीं था, फिर चाहे खुद सेलेस्टियल क्लैन भी हमारे सामने क्यों ना हो। पर लिटिल लिन, तुमने कहा ना मैं जो करता हूँ वो सही करता हूँ, तो मतलब मैंने कुछ गलत नहीं किया, है ना? यहाँ पे ये सोच रही था कि तभी ये पूरी के पूरे रिचुअल को परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 3 यहाँ पे गोल्डन कलर के सिंबल बनते हैं, जिनमें से एक सिंबल को वो हवा में उछाल देता है, और दूसरे जो 2 सिंबल थे उनमें से एक उसके फोरहेड में भी बनता है, और जिसे ही वो टच करते हुए यहाँ पर काफी सारी चीजें कहता है। बीच बीच में ये भूल भी जाता है, पर यहाँ पर हर चीज को गोली मारते हुए ये सीधा निकालता है अपने उन्हीं मार्किंग्स में से एक ट्रेस को, और यहाँ पर इतने थोड़े से इसका मन नहीं भरता, तो वो पूरे के पूरे मार्किंग्स को यहाँ पर अपने अंदर से निकालना शुरू कर देता है, और यहाँ पे अपना दूसरा हाथ वांग लिन के फोरहेड की तरफ प्रिंट करता है, और यहाँ पर इसे ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, और इसी के साथ फाइनली वो इन 3 प्रिंट्स ऑफ सेलेस्टियल को यहाँ पे वांग लिन के ऊपर सेट कर चुका था। यहाँ पे ये जो ओल्ड मैन था, ये वांग लिन की छाती के ऊपर बैठ कर ना सारा कुछ कर रहा था, और जिसके चलते फाइनली एक बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट वांग लिन की बॉडी के अंदर सर्च होने लगता है। इसकी आंखें अपने आप खुल जाती है, और वो ये चीखते हुए उठ के बैठ जाता है, और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि पागल हो गए हो क्या? अब यहाँ पे वांग लिन की आवाज और इस इम्पैक्ट से ये बंदा काफी दूर जा गिरता है, और तभी हैरानी के साथ देखते हुए कहने लगता है कि नहीं, तुम मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते, तुम मेरे स्लेव हो, समझे? मैंने तुम्हें जिंदा किया है। यहाँ पे वांग लिन कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि यहाँ पर अब 2 ब्लड लाइन अपने अस्तित्व के लिए उसके बॉडी के अंदर फाइट करने लगती है, और लिटरली यहाँ पर जो एंशिएंट गॉड की जो पावर थी ना, जो ब्लड लाइन थी, वही यहाँ पर जो सेलेस्टियल, प्योर सेलेस्टियल जो ओरिजिन एनर्जी थी उसके साथ एग्जिस्ट करने के लिए फाइट करना शुरू कर देता है। इस दौरान एक तरफ से जो एंशिएंट गॉड की जो पावर थी, यानी कि ब्लड लाइन की जो पावर थी, वो वांग लिन की बॉडी को ही डिस्ट्रॉय करते हुए अपने अंदर पावर जनरेट करने लगती है, यानी कि जो डिस्ट्रक्टिव ऑरा होती है उसी के जरिए से, जिसमें से हम देखते हैं कि जो ब्लड लाइन की पावर होती है एंशिएंट गॉड की, वो तो वांग लिन की बॉडी, सोल सबको दांव पे लगा देती है, लेकिन दूसरी तरफ से जो सेलेस्टियल की ब्लड लाइन की पावर थी, वो वांग लिन की बॉडी को अपने मुताबिक बनाते हुए उसे वो हील भी करती है और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनाती है। लेकिन यहाँ पे एंशिएंट गॉड की ब्लड लाइन तो वो बिल्कुल एकदम पागल मोड पे पहुंच जाती है। अब तभी हम देखते हैं कि ये बनने बिगड़ने का प्रोसेस इस हद तक चल चुका था कि वांग लिन की बॉडी जो कि सोल का रूप ले लेती है, वो यहाँ पे 2 फॉर्म में आ जाती है। अब यहाँ पे एंशिएंट ऑर्डर इनहेरिटेंस वाला जो वांग लिन था ना, यानी जिसके पास वो सारी नॉलेज थी, वो भी यहाँ पे वांग लिन का एक फिगर ले लेता है, और जो वांग लिन के अंदर जो एक ट्रू सेलेस्टियल की जो एग्जिस्टेंस था, वो उसके सोल का एक फॉर्म ले लेते हैं। बेसिकली दिखने में ये गोल्डन कलर का लग रहा था, और यहाँ पर इस दौरान जमीन पे था वांग लिन का एंशिएंट ऑर्डर इनहेरिटेंस वाला फॉर्म, तो आसमान में था वांग लिन का सेलेस्टियल ओरिजिन वाला फॉर्म। अब वो ओल्ड मैन दूर कोने में बैठकर ये सारा नजारा देख रहा था, और वो अभी भी वांग लिन को अपना स्लेव कह रहा था, और तभी जैसे ही वो आसमान और जमीन का ये कलर देखता है ना, गोल्डन एंड ब्लैक, वो हैरानी के साथ अपनी आंखों को साफ करते हुए कहने लगता है कि क्या यहाँ इस जगह पर एंशिएंट एंसेस्टर कैसे आ सकते हैं? लगता है मेरे भाई नहीं गलत कहा होगा। वो आखिर ऐसा कैसे कर सकता है कि गोल्डन स्काई और ब्लैक अर्थ को जब तुम एक साथ एक जगह पे देखो तो समझ आना कि ये वही वक्त है जब एंशिएंट सेलेस्टियल एम्परर यहाँ पे वापस आने वाले हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों ही ये अजीम ताकतें आपस में एक दूसरे की तरफ चार्ज करती हैं, पर अचानक से यहाँ पर एक तेज बिजली चमकती है, और तभी यहाँ पे हम
हमें नजर आता है हेवन डिफाइंग बीड, जो कि 2 बार रोटेट करते हुए यहाँ पर दोनों की ऑरा को अपने अंदर कंडेंस करता है और फिर दोनों को वांग लिन के बॉडी के लिए 2 हिस्सों में बांट देता है। अब यहाँ पे जो रॉयल सेलेस्टियल की जो ब्लड लाइन की पावर थी, यहाँ पर वो उसे पूरी तरीके से कंडेंस करते हुए एक सोल का फिगर बना देते हैं, और दूसरी तरफ फिर जो यहाँ पे एंशिएंट गॉड वाला यानी कि जो ब्लैक कलर का वांग लिन का फिगर था, इसे पूरी तरीके से कंडेंस करते हुए वो यहाँ पर बॉडी को क्रिएट करता है। बेसिकली वो तालमेल जो कि वांग लिन एंशिएंट ऑर्डर और सेलेस्टियल के बीच में नहीं बिठा पाया, वो काम यहाँ हेवन डिफाइंग बीड ने कर दिया था। अब हेवन डिफाइंग बीड को देखकर ये ओल्ड मैन कुछ कहना तो चाहता है, पर तभी वो कहने लगता है कि मुझे याद नहीं आ रहा, पर हाँ इतना जानता हूँ कि ये कोई बहुत ही जरूरी चीज है। अब यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि फाइनली वांग लिन का वापस से पुराना फिगर देख पाते हैं, जहाँ पर बॉडी एंशिएंट गॉड की और सोल ओरिजिन एनर्जी ये सब कुछ था सेलेस्टियल का, और ये था अब तक का डेडलीस्ट कॉम्बो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि माहौल सब कुछ शांत हो जाता है, पर वांग लिन जानता है कि उसे इस बैलेंस को पूरी तरीके से मेंटेन करने के लिए कल्टीवेट करना ही होगा। तो वांग लिन ध्यान में बैठ जाता है, पर तभी ये ओल्ड मैन उसे आकर अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें बताने लगता है कि मैं ये हूँ वो हूँ। बट वांग लिन का फोकस था कि जल्द से जल्द खुद की बॉडी को फोकस करके स्टेबल किया जाए।